नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सी। वान थ्योनेन के कृषि सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। तो ये एक आपका ये भी साइंटिफिक क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे 10 मार्क्स का है, तो कम से कम शब्दों में कैसे समेटना ये सीखना है। तो 10 मार्क्स का है, तो मैंने कल बताया था आप लोग को जो है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मिनिमम 150 से 200 वर्ड्स मैक्सिमम जा सकते हैं। टाइम आपको ध्यान में रखना है। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपके पास सिर्फ 9 मिनट्स है, तो 9 मिनट्स में आप मैक्सिमम 200 तक लिखने की कोशिश कीजिए ताकि अधिक से अधिक कंटेंट डाल सके। तो यहाँ पर इस सिद्धांत का एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब फिर से बाल की खाल निकालनी है। एनालिसिस करने का मतलब कि कोई सिद्धांत जो है किस तरीके से क्यों दिया गया, कहाँ पर उस सिद्धांत की कुछ कमियां रही, आज भी कहाँ तक एप्लीकेबल है या नहीं है। तो सभी डायमेंशंस को हमें क्या करना है, एनालिसिस करने का मतलब ही है उसके हर एक डायमेंशंस को हमें जांच पड़ताल करनी है। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण करने का मतलब है किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने से। मैंने कहा ना क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि हम पिछले 5-10 सालों का पेपर लेते हैं और किस तरीके से हर टॉपिक के सिलेबस से क्या क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है उसको बारीकी से क्या करते हैं, देखते हैं। तो हर एक डायमेंशंस को आपको क्या करना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना है, एक फाइनल निष्कर्ष निकालना है कि यह सिद्धांत किस तरीके का है, यूज़फुल है या नहीं है, कितना यूज़फुल है, कितना यूज़फुल कहाँ पर नहीं है। तो कृषि सिद्धांत में फिर से कृषि सिद्धांत का संबंध किससे है कि कृषि कार्य को किस तरीके से किया जाए कि लाभ अधिकतम हो। तो कृषि के कार्य के लिए स्थान विशेष के चयन की समस्या नहीं होती हमारे पास। समस्या क्या होती है कि जो भी आपके पास कृषि एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि है, उसमें कौन सी फसल बोई जाए कि लाभ अधिक से अधिक हो। या आपके पास 2 फसलें हैं, उन 2 फसलों में किस फसल का चयन किया जाए और किसको बोया जाए कि लाभ अधिक से अधिक हो। यदि 2 अलग अलग कृषि क्षेत्र है और इन दोनों अलग अलग कृषि क्षेत्रों में आपको फसलों का चयन करना है, तो ये भी एक समस्या हो सकती है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाए या एक ही फसल को दोनों क्षेत्रों में बोई जाए। तो इसी समस्या के समाधान के लिए वान थ्योनेन ने इन्होंने तो 1826 में ही सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। और इनके सिद्धांत के प्रतिपादन का मुख्य जो बिंदु है, मुख्य उसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत को लेकर के चलते हैं। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत का मतलब यदि किसी फसल का उत्पादन किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है तो हमें उस क्षेत्र में उसी फसल को स्पेशलाइज कर देना चाहिए, न कि 2 या 2 से अधिक फसलें बोना चाहिए। तो इससे किसान को होने वाला लाभ क्या होगा, अधिकतम हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि यदि किसी कृषि क्षेत्र में क्षेत्र ए में गेहूं का उत्पादन 35 क्विंटल होता है और मक्के का 45 क्विंटल होता है। हालांकि यहाँ पे हमने प्राइस को ध्यान नहीं दिया है या वान थ्योनेन ने ध्यान नहीं दिया है। और क्षेत्र बी में गेहूं 30 और मक्का 25 होता है। तो ऐसी स्थिति में वान थ्योनेन ने सजेशन दिया है कि क्षेत्र ए में मक्के का क्या कर देना चाहिए, स्प्लेशन कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और साथ ही साथ बी क्षेत्र में गेहूं का स्प्लेशन कर देना चाहिए। तो उससे कृषक को होने वाला लाभ क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। आलोचना में डाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसका मूल्य इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में किसान मक्के की तुलना में गेहूं उपजाता है तो लाभ अधिक हो सकता है। तो ये एक आलोचना का बिंदु है, यहीं पर आप उसको जो है क्रिटिसाइज करते हुए भी चल सकते हैं एनालिसिस के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे इस विचार का यदि विश्लेषण किया जाए तो यहाँ पर ये कमी दिखाई देती है। इस तरीके से हम यहीं पर भी इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक उसका जो नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है उसको लेकर के चल सकते हैं। आई बात समझ में। तो विश्लेषण में साथ साथ ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसके अच्छाइयाँ और बुराइयों को जिक्र करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये मैंने एक भूमिका के रूप में लिया हुआ है। कृषि अवस्थिति सिद्धांत में किसी उद्योग के बिंदु विशेष पर स्थानीयकरण की भांति कोई समस्या नहीं होती है
क्योंकि कृषि क्रिया बिंदु विशेष पर स्थापित न होकर के विस्तृत भूभाग पर संपन्न होती है। कृषि अवस्थिति के लिए किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने वाले विभिन्न संभावित फसलों में से कौन सी फसल उगाई जाए, इसका निर्णय करना पड़ता है, जिसके लिए उसने तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत को क्या किया हुआ, आपको फॉलो किया हुआ है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इन्हीं चीज़ों को स्टार्टिंग करने के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं भूमिका के रूप में, राइट। 1826 में दिया था, ये बता दिया मैंने। इन्होंने भी कुछ मान्यताएं ली है, चूँकि यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा मान्यताओं को डिटेल नहीं देना है। सबसे पहले देखा जाए तो एकाकी स्टेट वियुक्त अवस्था का जो कॉन्सेप्ट दिया था वॉन थेवेनिन ने दिया था, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अनुसार आइसोलेटेड स्टेट एक होना चाहिए जिसमें फिर से भौतिक दशाएं लगभग समान होती है, नगरों की दशाएं लगभग समान होती है, बाजार एक ही होता है, आसपास का क्षेत्र लगभग क्या होता है, समान उत्पादन वाला होता है, परिवहन लागत दूरी और भार के अनुसार में बढ़ता है। तो एकदम समेट देना है उसको, लेकिन जिक्र जरूर करना है कि कुछ मान्यताएं लेकर के जो है ये सिद्धांत को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। समेटना कैसे, मैंने अभी आपको बताया। एकाकी स्टेट जिसमें भौतिक दशाएं लगभग समान, भौतिक में सब पूछा जाता है, मृदा जलवायु चीज़ें जो है। उस समय परिवहन का एक ही साधन, परिवहन भार और दूरी के अनुसार बढ़ता है, कॉमा लगा लगा के सेंटेंस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी चीज़ें किसान अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक होता है, तो कॉमा लगा लगा के मान्यताओं को जो हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस समेट सकते हैं, या मान्यताओं को जो है बिल्कुल पॉइंट पॉइंट करके एक आइसोलेटेड स्टेट सभी भौतिक दशाएं समान, किसान अधिकतम लाभ लेने के लिए इच्छुक, इस तरीके से पॉइंट पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट्स करके जो है कम शब्दों में यहाँ पे आपको क्या करना है, समेटना है। मैंने फिर से कहा है, कम शब्दों में समेटने के लिए सेंटेंस कंप्लीट लिखा जाए ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से एक एक पॉइंट ले करके जो उसका क्रक्स है उसको ले करके हम लोग क्या कर सकते हैं, विस्तृत आसपास विस्तृत कृषि क्षेत्र, एक ही नगर, वही बाजार केंद्र, एक ही नगरीय बाजार केंद्र कर सकते हो हम लोग जो है। तो इतना ही है। आसपास का समतल क्षेत्र का मतलब वहाँ पे हमने भौतिक दशाएं समान में आएगी, अपना उत्पादन क्षमता, परिवहन लागत सब समान, तो आइसोलेटेड स्टेट में ही आ गया आपका जो है समरूप सभी दशाएं समान, भौतिक और अन्य मानवीय दशाएं समान लिख दो, तो मानवीय में आपका सब चीज़ें आ जाएंगी, भौतिक परिवहन लागत, उत्पादन लागत, ये मानवीय दशाएं हो गई आपकी जो है, तो ये सभी चीज़ें समान आ जाएंगी। तो कम शब्दों में यहाँ पे क्या करना है, आपको समेटना है, तो ये ध्यान में रखना है। एक ही परिवहन साधन मैंने बताया, घोड़ा गाड़ी, और परिवहन मूल्य दूरी और भार के अनुपात में बढ़ता है, जैसे कि वेबर ने लिया था। किसान अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, और सर्वत ये आपका पहले ही बता दिया मैंने, ऊपर में लिख देना है इसको जो है। तो ये इतने सारी चीज़ें जो है आपका लगभग एक पैराग्राफ में आ जाएंगी मान्यताएं, और इन मान्यताओं के आधार पर उसने फिर 6 कृषि पीढ़ियाँ बताई, कृषक को होने वाले लाभ के लिए कॉमन सूत्र जो आप लोग जानते हैं उसको लिया। उनका जो मॉडल है 2 बातों पर आधारित है, 2 मॉडलों का प्रतिपादन किया उन्होंने जो है कि बढ़ती बाजार से बढ़ती दूरी के साथ साथ किस तरीके से भूमि के उपयोग में परिवर्तन होता है, कृषि उत्पादन और घनता में कमी आते जाती है। तो ये 2 अच्छे से याद करके रखना है कि बढ़ती बाजार से बढ़ती दूरी के साथ साथ क्रमशः कृषि उत्पादन की घनता में क्या होती है, आपकी जो है कमी होते जाती है, राइट। और बाजार से बढ़ती दूरी के साथ साथ फसल के प्रकार एवं कृषि भूमि उपयोग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये 2 इसके क्रक्स हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका 2 मॉडल, इसको जिक्र करना है। उसके आधार पर उसने जो है क्या किया, फिर आपका जो है 6 कृषि पीढ़ियों का जिक्र किया। तो ये 6 कृषि पीढ़ियाँ, इसका आपको जिक्र कर देना जो आप लोग जानते हैं। प्रथम पेटी में साग सब्जी, दूध उत्पादन, गहन खेती होगी जो नगरों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील अनुरूप होती है। द्वितीय पेटी में जलाऊ लकड़ी ईंधन लिया था। तृतीय पेटी में फसल उत्पादन, गहन कृषि, कोई प्रतिभूमि नहीं होती यहाँ पे जो है, इसमें क्या होता है, कोई भी प्रतिभूमि नहीं होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये 5 पेटी और 5 पेटी का यहाँ पे आपका फिर से डायग्राम, और उसके बाद इसमें 2 उसने संशोधन किए थे 2 आपका जो, यदि कोई दूसरा उपनगर है तो उस उपनगर के चारों ओर ही क्या मिल जाएंगी आपकी जो है, इस तरीके से पेटियाँ बन जाती है। इसी उपनगर के चारों ओर अन्य पेटियाँ बन जाएंगी। और यदि उस नगर के निकट से होकर के कोई नदी बहती है तो उस नदी के दोनों ओर जो है इन 1 2 3 6 जो पेटियाँ हैं उसका क्या होता है, विकास होता है। तो ये 2 संशोधन भी किए बाद में उसने जो है, तो संशोधन का थोड़ा सा जिक्र कर देना है।
ये तभी 10 नंबर में आप पूरा अच्छे से लिख पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से चीज़ें याद होंगी। और इस तरीके से जो है ये 2 परिवर्तन संशोधन किए थे। तो ये तो हमारा समस्या का समाधान हो गया। उसके बाद उसने जो है एक दूसरी समस्या ये है कि कितनी दूरी तक कौन सी फसल बोई जाए। उसके लिए अब यहाँ पे डिटेल उसका देने की ज़रूरत नहीं, बस जिक्र कर देना कि उसने आर्थिक लगान या स्थानीयकरण लगान या संकल्पना दी थी और उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज किया और इस ग्राफ के माध्यम से उसने कितनी दूरी तक नगर से बाज़ार से कितनी दूरी तक कौन सी फसल बोई जाए, इसके लिए जो इस ग्राफ के माध्यम से क्षेत्र का क्या किया, निर्धारण किया। तो ये ग्राफ आप लोग को समझ में आता होगा। जैसे आपका ये वाला पहला ग्राफ है रेसिडेंशियल डेयरी वाला, तो ये इतने क्षेत्र तक हम लोग डेयरी रेसिडेंशियल घर वर रहने के लिए जगह हो गई, डेयरी उत्पादन, क्योंकि यहाँ से ग्राफ आपका क्या हो रहा है, इधर वाला गिर रहा है, तो इसके बाद ये वाली फसल आएगी आपका जो है। तो ये ग्राफ को समझना है, होप आप लोग को समझ में आता होगा। तो लोकेशन रेंट का जिक्र कर देना है वन थ्योरेन के अकॉर्डिंग जो है कि कितनी दूरी तक नगर से कौन सी फसल बोई जाए, यहाँ तक डेयरी फिर यहाँ तक वीट। तो इसका निर्धारण किसके आधार पे किया उन्होंने, ग्राफ के आधार पे। तो जहाँ जहाँ ग्राफ में क्रॉस होता है उसके आधार पे जो हम लोग क्या करते हैं, फसलों का निर्धारण किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये स्थानीयकरण लगान का कॉन्सेप्ट हो गया। और फिर लास्ट में उसकी कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ कमियां। वर्तमान में जलाऊ लकड़ी का कोई मतलब नहीं है, परिवहन सुविधाएं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, रेफ्रिजरेटर युक्त वाहन हमारे पास आ गए हैं, इसके कारण से साग सब्जी दूध उत्पादन भी दूर से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वर्तमान में कृषि वान थ्योरेन के सिद्धांत को क्या करती है, पूरी तरह से लागू होने से रोकती है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है आज भी देखेंगे तो नगर के आसपास साग सब्जी छोटे मोटे डेयरी प्रोडक्शंस वगैरह देखे जा सकते हैं। छोटे शहरों में ज़्यादा अच्छे से लागू होता है बड़े शहरों की तुलना में। आज भी छोटे शहरों में आसपास के गाँवों से ही साग सब्जी दूध वगैरह की सप्लाई होती है। दिल्ली में तो ऑल ओवर इंडिया से होती है, लेकिन छोटे शहरों में देखेंगे तो 1-2 पेटियाँ नगर से बाहर जाने पे क्या होती है, इस तरीके से आपको मिल जाती है। तो ये आपका जो है थोड़ा बहुत इसका यूटिलाइजेशन देखा जा सकता है। और बाकी अदर फैक्टर्स का उसने ध्यान नहीं दिया, तो आलोचना के बिंदु में अपने सब पूछा जाएंगे। तो इस तरीके से इनका जो सिद्धांत है पूरी तरह से वर्तमान में व्यवहारिक रूप से लागू नहीं होता है, लेकिन छोटे नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कृषि भूमि के उपयोग के संदर्भ में छोटे नगरों के आसपास के क्षेत्रों में यह देखा जा सकता है। 1-2 पेटियाँ जो है भारत में भी कई जोग्राफर्स लोगों ने अध्ययन किया, तो 1-2 पेटियाँ जो है 2 या 3 पेटियाँ देखी गई है, वृत्ताकार नहीं होती है, लेकिन आसपास सड़कों के किनारे इन सब के किनारे आसपास आपका क्या होती है, मिलती है। तो इस तरीके से और स्थानीयकरण लगान और जो कृषक को होने वाला लाभ का कॉन्सेप्ट आज भी वही है। स्थानीयकरण लगान का मतलब अधिकतम होने वाला लाभ, तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं कृषक क्या करते हैं, आपका जो है फसलों के चयन के लिए उसका सहारा लेते हैं, या फिर अधिकतम जिस फसल का मूल्य ज़्यादा मिल रहा है उसके आधार पर ही वह फसलों का चयन करते हैं। फिर अन्य प्राकृतिक भौतिक दशाएं भी जो है वहाँ के कौन सी फसल बोई जाए नहीं बोई जाए, काली मिट्टी है तो गन्ना मूंगफली इन सब के लिए अच्छी मानी जाती है, कपास के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये सब फैक्टर्स भी आपको क्या करते हैं, फसलों के चयन को निर्धारित करते हैं, जो कि मुख्य रूप से जो है इन्होंने कंसिडर नहीं किया था। ये आपका लिखा है वॉल्यूम में विकृति आ जाती है, तो इन्होंने कंसिडर नहीं किया था। तो आप खुला दिमाग से इसका एनालिसिस कर सकते हैं, अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। तो एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसको अच्छे से समझना ज़रूरी होता है, और अच्छे से समझेंगे तभी इसका आंसर आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स हो गए, A B C हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।